Good morning everyone. My name is Charujan and today I am going to teach you the single phase induction motor topic. Okay, that is in the machine part. So we are going for the preparation of JSSC JE 062041. Okay, for electrical machine journal engineering paper 01. So in this we are having 45 days batch course of JSSC JE 2022. Okay. In if you will download Sacred Gurukul app, then you will get video lectures, ebook, doubt clearing, quiz, PYQ, test series, practice questions and syllabus also. Okay, so let's start with the single phase induction motor. In the last lecture we had discussed the three phase induction motor. If you have not seen those videos, you can watch it. Okay, next is single phase induction motor. So in the last lecture I also told you about what is the difference between the single phase and the three phase, right? There is a difference between the single phase and three phase. Single phase means the single wire carrying current, okay, and three phase means the all three wires carrying current, like this: red, yellow and blue, right? So today we are going to discuss about the single phase induction motor. In the single phase induction motor, it involves the principle of double field revolving theory. Okay, double field revolving theory. But in this I don't think you need to study in detail about the double field revolving theory. You just need to know about the double field revolving theory. Okay, it works on this principle. So mainly in the case of single phase induction motor, you need to know about the starters, or you can say starting methods for single phase induction motor. Okay, what are the starting methods? अब तुम्हें बताना है कि starting methods क्या होते हैं single phase induction motor के. बेसिकली स्टार्टिंग होता क्या है, तुम्हें याद हो तो तुमने कभी ट्यूबलाइट देखी होगी. पहले के टाइम पे ट्यूबलाइट आती थी, उसमें स्टार्टर लगे होते थे ना स्टार्टर. अगर ये सोचो, ये बताओ कि अगर वो स्टार्टर को मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो तुम्हारी ट्यूबलाइट चलती रहेगी. आई मीन तुमने ट्यूबलाइट ऑन कर दी, ठीक है, उसके बाद तुमने स्टार्टर को रिमूव कर दिया, तो फिर भी तुम्हारी ट्यूबलाइट चलती ही रहेगी. रीज़न बीइंग कि ये जो स्टार्टर है ये सिर्फ तुम्हें स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स के लिए चाहिए होता है. उसके बाद तुम रिमूव भी कर दो तो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ये बस स्टार्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है. तो उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. बेसिकली हमारे पास चार टाइप्स के स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं. चारों का तुम्हें नाम पता होना चाहिए. फर्स्ट इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. अनदर वन इज द कैपेसिटर स्टार्ट induction motor. Another one is the capacitor start capacitor run induction motor, and another one is the shaded pole induction motor. Okay, शेडेड पोल इतना डीप में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये तीनों मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर के बारे में. स्प्लिट फेस इंडक्शन, ठीक है. इसका डायग्राम देखो. ये हमारे पास क्या है, मेन वाइंडिंग. ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग. ये स्विच है.
मेन वाइंडिंग से कनेक्टेड है, मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो हमें सिर्फ स्टार्ट करने में हेल्प कर रही है मोटर को, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। एक बार मोटर स्टार्ट हो गई तो उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्विच लगा रखा है। और ये पर्टिकुलर हम कौन से टाइप का स्विच यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, ये बीच में क्या है, रोटर है। अगर हमें मोटर को स्टार्ट करना है तो हम स्विच को क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल फेस एसी सप्लाई, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हमें इस वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं होगी तो हम इस स्विच को ओपन कर देंगे, उसके बाद हमें इससे कनेक्शन नहीं है। अब वो देखो होता कैसे है पूरा प्रोसीजर। नेक्स्ट इज मेन वाइंडिंग। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है, यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I1 और यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, करंट हमारे पास, अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं है, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के लोड होते हैं। एक होता है हमारे पास रेजिस्टिव लोड, एक होता है हमारे पास इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड हमारे घरों में यूज़ होता है, जैसे बल्ब, फैन, ये सब क्या है, रेजिस्टिव लोड है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड मेनली फैक्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। रेजिस्टिव लोड के केस में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होती है। मीन्स कि उसके बीच का फेज एंगल कितना होता है, 0। मतलब अगर तुम्हारी वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है तो उस केस में तुम्हारे पास करंट भी कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस पे ही होगी, और दोनों के बीच का फेज एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर इंडक्टिव लोड है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, करंट लैग्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। लैग करेगा तो मतलब कहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा। इसी तरह हमारे पास होता है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में फिक्स होता है, दैट इज करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसमें क्या होता है, वोल्टेज अगर एक्स एक्सिस पे है तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। कितने एंगल से ये लीड करता है, 90 डिग्री से ये क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। ये 30 चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अब देखो इसको याद करने का भी मैं तरीका बता देती हूँ। तुम्हें एक बहुत ही फेमस वर्ड जो तुम्हें पता ही है, सिविल, याद रहेगा ये तो, कभी ज़िंदगी में भूलोगे ही नहीं, है ना। तो C इज़ फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में करंट पहले आ रहा है वोल्टेज से, तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है। एंड L इज़ फॉर इंडक्टर। इंडक्टर के केस में वोल्टेज पहले आ रहा है करंट से, तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, ठीक है, या फिर करंट लैग कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है करंट लैग्स वोल्टेज, इसी स्टेटमेंट को मैं उल्टा लिख देती हूँ। अगर करंट लैग करेगा तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। या इसी तरह अगर यहाँ पे करंट लीड करेगा, करंट आगे है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो एक ही बात है, ये चीज़ तुम्हें इस मोटर में यूज़ करना है, ये फिनोमेना तुम्हें इस मोटर में यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास, अब वापस आ जाते हैं हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पे। ये मैंने तुम्हें बेसिक बताया है, जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो सुन ले। अब इसमें इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग होती है और एक हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा होता है I1, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है I2। जो मेन वाइंडिंग है वो तुम्हारी किसकी तरह बिहेव करती है, इंडक्टिव की तरह, बिकॉज इट इज़ हाईली इंडक्टिव, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये तुम्हारी किसकी तरह बिहेव करती है, रेजिस्टिव की तरह,
ठीक है। अब अगर इंडक्टर की तरह ये बिहेव कर रही है तो इट मीन्स करंट क्या करेगा। इंडक्टर के केस में तुमने अभी देखा, इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है, लैग करता है। तो यहाँ पे इंडक्टर के केस में करंट क्या करेगा, लैग करेगा। I1 लैग्स वोल्टेज, ठीक है। अब I2 क्या करेगा, I2 रेजिस्टिव की तरह बिहेव कर रहा है ये, तो I2 इज इन सेम फेज विद वोल्टेज, यही होगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगी तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, I1 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लैग कर रहा है तो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, नीचे बना दिया। I2 सेम फेज में है, I2 सेम फेज में है, तो I2 सेम फेज में है। तो अब इन अगर हम I2 और I1 के बीच में रिलेशनशिप देखें तो कौन लीड कर रहा है, I2 लीड कर रहा है, I1 से I2 लीड कर रहा है। तो हमें बेसिकली जो मैंने बताया था तुम्हें, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का हम इसमें कंसेप्ट यूज़ करते हैं। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में वो यही कहता है कि दोनों करंट के बीच में फेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा तो तुम्हारी मोटर चल जाएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद तुम ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हटा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मोटर चलती रहेगी। दोनों करंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा तो तुम्हारे पास मोटर नहीं चलेगी। तो अब इसको हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ I1 लैग्स I2 बाय एन एंगल फाइव। तो हमारे पास लैग कर रहा है तो हमारे पास मोटर चल जाएगी, ठीक है। ये था हमारा कौन सा मेथड, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का मेथड। नेक्स्ट है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जैसे तुम्हें नाम से पता लग रहा है इसमें क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। सेम वैसे उसी टाइप का डायग्राम बनेगा। ये क्या है हमारे पास, मेन वाइंडिंग, ये क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और अब हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया है स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ये क्या है, स्विच है। और बीच में क्या है, ये रोटर है, क्लियर। यहाँ पे वोल्टेज है, AC सप्लाई वोल्टेज। ये क्या है हमारे पास, मेन वाइंडिंग। ये क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये क्या है, कैपेसिटर, ये रोटर। और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब इसमें देखो क्या होगा, अगेन इसमें दो करंट फ्लो कर रही हैं, यहाँ से I1 और यहाँ से I2, ठीक है। अब ये जो मेन वाइंडिंग है ये तुम्हारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंडक्टिव की तरह, ठीक है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंडक्टिव की तरह। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव की तरह। तो एक चीज़ लैग करेगी और एक चीज़ लीड करेगी। इंडक्टर के केस में तुमने अभी पढ़ा था ना कि करंट क्या करता है, लैग करता है। और कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगी तो एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं एक्स एक्सिस पे। और अब इसमें हम अगर I1 की बात करें तो I1 किसके थ्रू जा रहा है, इंडक्टर के थ्रू। इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है। तो I1 कहाँ बन जाएगा, नीचे। कितने एंगल से लैग कर रहा है, सपोज 5 एंगल से लैग कर रहा है, बिकॉज ये प्योर इंडक्टर नहीं होता। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास प्योर इंडक्टर होता है तो उस केस में फेज एंगल की वैल्यू फिक्स्ड होती है 90 डिग्री। और अगर तुम्हारे पास प्योर कैपेसिटर होता है तो उस केस में भी वैल्यू फिक्स्ड होती है फेज एंगल की 90 डिग्री। और अगर इम्प्योर होता है, इम्प्योर मतलब ये नहीं कि उसमें इम्प्योरिटीज़ डाल रहे हैं, इम्प्योर मतलब क्या होता है, R और L का कॉम्बिनेशन। तो उस केस में फेज एंगल की वैल्यू होती है tan इनवर्स XL डिवाइडेड बाय R।
और अगर तुम्हारे पास इम्प्योर कैपेसिटर होता है, मतलब आर और सी का कॉम्बिनेशन, तो उस केस में फेज एंगल की वैल्यू होती है tan इनवर्स XC डिवाइडेड बाय आर। तो ये प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर मतलब सिर्फ इंडक्टर, उसके साथ कोई रजिस्टर नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं। और प्योर कैपेसिटर का मतलब है सिर्फ कैपेसिटर। ठीक है, वापस आ जाते हैं इस पर। I2 किसके साथ है? कैपेसिटर के साथ। और कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है? लीड करता है। तो करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। कितने एंगल से लीड कर रहा है? 5 से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा करंट ये। अब I1 और I2 में फेज़ डिफरेंस है, तुम देख सकते हो। तो हमें बेसिकली I1 और I2 में फेज़ डिफरेंस ही कंसिडर करना था, तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी? चल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप की स्टार्टर है, दैट इज कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, इसका डायग्राम सेम है। जैसे तुम्हें नाम से पता लग रहा है कि इसमें कैपेसिटर तुम्हारा स्टार्टिंग में भी हेल्प कर रहा है और तुमने कैपेसिटर रनिंग में भी यूज़ कर रखा है। मतलब कोई भी स्विच नहीं लगा रखा, उस कैपेसिटर को तुम रनिंग में भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सेम इसमें वही चीज़ है, बस हमारे पास क्या डिफरेंस है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच था और यहाँ पे हमारे पास कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है तो मतलब हम इसे ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है I2, ये वोल्टेज V, और ये हमारे पास क्या है? रोटर। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? I1 क्या करेगा? लैग करेगा, क्योंकि अगेन ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इंडक्टिव की तरह। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैपेसिटिव की तरह। तो इनमें फेज डिफरेंस आ जाएगा। I1 लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल φ1, I2 लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल φ2। तो I1 एंड I2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। बस इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो हमारे पास मोटर घूमने लग जाती है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें सिंक्रोनस करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंक्रोनस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देन बाय बाय।